हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की पीटी 365 जो कि हमारी अपडेटेड मटेरियल हम लोग देख रहे हैं जो 3 मंथ की है। हमारा यहाँ से मार्च से लेकर जो मई तक का ये मैगजीन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, इसीलिए मैं इसे कंप्लीट करा रही हूँ। साथ ही साथ इसके बाद भी आपका एक पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल आया है जिसमें जून जुलाई अगस्त की आपकी टॉपिक है, तो उसको भी ज़रूर अपने से कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूस डेली यहाँ पे लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ। एक तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, दूसरा हम लोग विजनाइज की जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करें उसमें भी आप लोग को डेली देखने को मिलता है। तो इसलिए टाइम उतना नहीं बच पाता है कि मैं और भी यहाँ पे आप लोग को लेसन प्रोवाइड कर सकूँ, बट मैं अपने तरीके से पूरा कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी उसको ज़रूर कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा। आइए, हम लोग साइंस एंड टेक देख रहे थे। कल कुछ क्वेश्चन कल कुछ टॉपिक तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। अनीता तक हम लोग देख लिए थे, अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिस्ट एंटीना। आज स्टार्ट करेंगे कुछ और नासा की इनिशिएटिव और कुछ और स्पेस मिशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ नासा इनिशिएटिव से। कल हम लोग कहाँ पे एंड किए थे? तो कल हम लोग देखे थे एंटी न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो ये एक पार्टिकल्स है जो कि आपको एंटी पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स का देखने को मिलेगा और ये नेगेटिव बीटा डीके में आपका प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो आइए अदर नासा की कुछ इनिशिएटिव उसके बारे में देख लेते हैं। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली। सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सनराइज मिशन भी कहा जा रहा है। तो सनराइज मिशन किसका है? नासा का है। ये एक आपका यूएसए की स्पेस एजेंसी है जिनके द्वारा ये मिशन अनाउंस किया गया था। इस मिशन में करना क्या है? देखिए, नासा की जो भी मिशन है ना, उसको डिटेल में जाकर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है। समटाइम्स यूपीएससी क्या करती है कि हाँ पूछ लेती कि ये किसका मिशन है, लेकिन उसके बारे में इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। इन डेप्थ आपको पूरी तरीके से अपने इंडिया की जो भी मिशन है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे क्या है कि कैसे सन जनरेट होता है और कैसे यहाँ पे जाइंट वेदर जो स्टॉर्म है वो रिलीज होता है, इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसको हम लोग सोलर पार्टिकल स्टॉर्म भी कहते हैं। सोलर स्टॉर्म जो है ये क्या होता है? सोलर स्टॉर्म कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग स्टॉर्म देखते हो तूफान आता है, वैसे ही सोलर स्टॉर्म भी है। एक वैरायटी ऑफ एरप्शन है जो कि मास और एनर्जी का देखने को मिलता है। सोलर सरफेस से इस तरीके का मास और एनर्जी बहुत ज़्यादा इरप्ट होते हैं, उसको हम लोग सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं। जैसे कि आपका फ्लेयर्स हो गया, कोरोनल मास इंजेक्शन हो गया, तो ये सब कहाँ आता है? सोलर स्टॉर्म में आता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जब यहाँ पे मटेरियल कोलाइड करता है, मैग्नेटिक ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इससे यहाँ पे आपका जो कोलाइड करता है, टकराता है, तो यहाँ पे रेडिएशन बेल्ट जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है। फिर उसको हम लोग जो है इस पार्टिकल्स को डंप कर देते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, जो कि कैसे होता है? तो ये अरोरा के कारण होता है। तो इतना इन डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए कि क्यों यहाँ पे आपका सनराइज जो मिशन है वो क्यों है, तो सन कैसे जनरेट होता है और साथ ही साथ यहाँ पे जाइंट वेदर स्टॉर्म जो है, इस तरीके का जो तूफान है वो कैसे यहाँ पे आपका रिलीज होता है, उसके बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा। सेकंड है यहाँ पे डेमो सेकंड मिशन। तो ये नासा का मिशन है जिसमें कि एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे आईएसएस में भेजा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो भी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का। तो यहाँ पे इससे भेजा जाएगा आपका कहाँ पे? तो आईएसएस में भेजा जाएगा। इसमें क्या होगा कि नासा के जो फर्स्ट यहाँ पे क्रू लॉन्च है वो यहाँ पे मार्क किया जाएगा कि पहली बार यहाँ पे नासा का जो है क्रू लॉन्च किया जाएगा। और जब से ये एजेंसी स्पेस शटल जो है, जब से ये रिटायर्ड हुआ था 2011 से, तब से ये पहली बार देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नासा का जो है पहला यहाँ पे क्रू लॉन्च हुआ है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है फैल्कन 9 रॉकेट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा बनाया जाएगा। स्पेस एक्स बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा। अब यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी की बात करते हैं, स्पेशल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तो ये आईएसएस है, एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, जो कि जहाँ पे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो वहाँ पे रहते हैं। और ये आईएसएस कहाँ है? तो लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या है, कहाँ कितना है अर्थ से? तो 2000 किलोमीटर से भी कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आईएसएस प्रोग्राम जो है ये मल्टी नेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जो कि 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी के बीच में। जो कौन कौन यहाँ पे स्पेस एजेंसी इंक्लूड है? तो यूएस का नासा है, रशिया का रॉसकॉस्मोस है, जापान का जाक्सा है, यूरोप का ईएसए है और कनाडा का सीएसए है। तो ये पांचों के द्वारा मिलकर जो है ये आईएसएस को जो है पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग स्पेस स्टेशन की यूज़ और ओनरशिप की बात करें, तो ये यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश भी किया गया था, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं आर्टेमिस एकॉर्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आर्टेमिस एकॉर्ड की बात करें तो ये एक सीरीज़ ऑफ बायोलेटरल एग्रीमेंट है जो कि नासा और इसके इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ है। और ये आर्टेमिस है क्या?
तो आर्टेमिस एक नासा का मून मिशन है जो कि यहाँ पे आपका लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट वीमेन को लैंड किया जाएगा। और नेक्स्ट मून जो है ना वो आपका कहाँ है, तो ये आपका जो है ना मून यहाँ पे 2024 तक ये आपका प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो आर्टेमिस एकॉर्ड याद रखना है, आर्टेमिस में क्या होगा कि नासा का जो मून मिशन है जिसमें कि एक वीमेन यहाँ पे जाएगी और वो लैंड करेगी, ठीक है। और इसको जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये आपका एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। साथ ही इस एग्रीमेंट में देखें तो बहुत सारे नॉर्म्स भी इंक्लूड है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगा, पीसफुल एक्सप्लोरेशन हो पाएगा, रजिस्ट्रेशन हो पाएगा स्पेस ऑब्जेक्ट, तो ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। एकॉर्ड की बात करें तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 है उसी के ऊपर ये बेस्ड है। इंडिया इसका अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि इंडिया जो है इसका पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना, पूछ लिया जा सकता है कि इंडिया जो है यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि इसकी स्टैंड है कि नहीं है, तो इंडिया अभी तक इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। कासिनी मिशन के बारे में बात करते हैं, ये एक जॉइंट एंडेवर है जिसमें कि नासा, यूरोपियन यूनियन और इसकी जो इटालियन स्पेस एजेंसी है, इन तीनों के द्वारा मिलकर कासिनी मिशन को यहाँ पे आपका रखा गया। और कासिनी मिशन क्या है, तो ये आपका सैटर्न जो प्लैनेट है उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। कासिनी जो है एक प्रोब लेकर जाएगा जिसको कि ह्यूगेंस भी कह रहे हैं, और ये सैटर्न के सिस्टम में आपका ये जाएगा, जिसमें कि ये सैटर्न का जो यानी कि लार्जेस्ट मून है जिसको कि टाइटन कहते हैं, उसके सरफेस में ये हाइगन जो है वो यहाँ पे लैंड करेगा। और जिस तरीके से हमारा रोवर था, यानी कि जो चंद्रयान 2 में जो हमारा रोवर था, हमारा रोवर तो निकल के वो सतह पे चला था, लैंडर था जिसको कि लैंड करना था सरफेस में, सरफेस ऑफ मून में, उसी तरीके से यहाँ पे हाइजीन है जो कि यहाँ पे आपका जो है सैटर्न के सिस्टम में, यानी कि यहाँ पे जो सैटर्न का जो सबसे लार्जेस्ट मून है टाइटन, उसके सरफेस में ये लैंड करेगा। रिसेंटली अगर डेटा अगर हम लोग कासिनी मिशन से देखें तो ये आउटर लेयर ऑफ सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, ये सब के बारे में, लेकिन नॉट जस्ट लाइक द अर्थ, मतलब कि ये इतना ज़्यादा हॉट नहीं है जैसे कि अर्थ को देखने को मिलता है कि अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है। तो कासिनी मिशन डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि किसके लिए है, तो ये सैटर्न के लिए है। किसके द्वारा भेजा गया है, तो ये आपका नासा, ईएसए और यहाँ पे इटालियन स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट आते हैं डार्ट मिशन। तो डार्ट मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि इस मिशन को प्रपोज किया गया है वो भी नासा के द्वारा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थ को इम्पैक्ट, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे अर्थ के अगल बगल जो है छोटे छोटे पत्थर है, चाहे वो एस्ट्रॉइड वगैरह क्यों ना हो, तो कई बार ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि पत्थर से टकराने वाला है, तो अगर हमारी पृथ्वी अगर किसी और पत्थर से टकरा जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा जो है अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स देखने को मिलेगा। तो उससे बचाने के लिए और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेने के लिए और इससे जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको कम करने के लिए नासा के द्वारा यहाँ पे डार्ट मिशन को रखा गया है। तो डार्ट क्या है, ये फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है, काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक है, जिसके द्वारा जो एस्ट्रॉइड का मोशन है, यानी कि एस्ट्रॉइड की जो गति है उसको यहाँ पे स्पेस में चेंज भी किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है डार्ट मिशन किस लिए है। फिर है ओसिरिस रेक्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नासा का स्पेस क्राफ्ट है जो कि यहाँ पे ट्रैवल करेगा अर्थ, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड जिसको बेनू कहते हैं। तो बेनू के लिए यहाँ पे जो है आपका ओसिरिस रेक्स ये आपका भेजा जाएगा। ये 2016 में ही लॉन्च किया गया था और फर्स्ट सैंपल कलेक्शंस जो है ये आपका अटेम्प्ट भी किया गया था। अब इसको फिर से अक्टूबर के लिए रीशेड्यूल किया गया और फिर से ये बेनू में जो है ना, बेनू एस्ट्रॉइड में 2021 में इसको भेजा जाएगा। क्या इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कैसे प्लैनेट फॉर्म हुआ और कैसे लाइफ बिगन हुआ और कैसे आगे चल के जो है इम्प्रूव हो रहा है, और एस्ट्रॉइड को बेटर तरीके से समझने के लिए जो है यहाँ पे ओसिरिस रेक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म प्ले करेगा। ठीक है, तो इतने नासा के मिशन है, उसको ध्यान रखना है। कुछ और भी मिशन देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो पहला है यहाँ पे एडवांस एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट। तो ये जो सिस्टम है ये एक सीरीज़ ऑफ 6 मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो भी यूएस स्पेस फोर्स का। 6 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जाएगा यूएस के द्वारा। यूएस स्पेस फोर्स है जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, एक सेपरेट मिलिट्री ब्रांच था, वो भी 2019 में। तो यहाँ पे एडवांस जो एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी है, यानी कि यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है ये आपका यूएस के द्वारा भेजा जा रहा है और ये 6 जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसी का ये आपका पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अर्तिका एम की बात करें। अर्तिका एम क्या है, ये सीरीज ऑफ सैटेलाइट है जो कि रशिया के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा आर्कटिक क्लाइमेट को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो रशिया के द्वारा ये भेजा जाएगा और दूसरा है कि आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए। तिएनवेन-1 है, तिएनवेन-1 ये चाइना का फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि इस साल के लेटर में ये लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में क्या क्या है, इस मिशन में ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट है, लैंडिंग क्राफ्ट है और डिटेचेबल रोवर है जो कि यहाँ पे मार्शियन सरफेस में जाएगा। ये वैसे ही है जैसे कि आप हम लोग चंद्रयान जो हमारा है वैसे ही समझ सकते हो कि हमारा भी ऑर्बिटर था
लैंडर था और साथ ही साथ जो है हमारा एक रोवर भी था। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्बिटर है और साथ ही साथ लैंडिंग क्राफ्ट भी है। और डिटेचेबल जो रोवर है वो डिटैचेबल है हमारा, तो ये डिटैचेबल रोवर है, ठीक है। ये आपका मार्शियन के सरफेस में निकलेगा और पूरी तरीके से मार्स के जो सरफेस है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। चाइना के द्वारा पहले भी ये अटेम्प्ट किया गया था, जिसका कि इस मिशन का नाम था योंगहाओ फर्स्ट, ठीक है। तो ये उस समय फेल्ड हो गया था। यूएस, रशिया, ईयू और इंडिया अब तक जो है इसमें यानी कि मिशन को मार्स में भेजने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो चुके हैं। तो चाइना के द्वारा भी अब इसको ट्राई किया जाएगा। चाइना हर चीज़ में हमसे आगे है, तो ऐसे कैसे पीछे हो सकता है। तो इसलिए चाइना भी इस फील्ड में कूद चुका है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात इंडिया का आप याद रखिएगा कि इंडिया हम लोग जो है फर्स्ट कंट्री है जो कि हम लोग मार्शियन के ऑर्बिट में इंटर करने वाले, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि हमारा एक MOM एक मिशन था, मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटिंग मिशन जो था, उसमें हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना मार्स का जो ऑर्बिट है उसके अंदर हम लोग इंटर कर चुके थे। इसके लिए हम लोग पहले कंट्री है, ठीक है। फिर है यहाँ पे जिंगविंग 20102, चाइना के द्वारा 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा जाएगा। एक तो जिंगविंग 1 है, 01 और 02, वो भी स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है यानी कि डिवाइसेस को कनेक्ट करना। अब तक क्या हो रहा था, ऐसा टेक्नोलॉजी हो रहा था जिसमें कि ह्यूमन और डिवाइस को कनेक्ट किया जा रहा था, बट अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है यानी कि ऐसा यहाँ पे आपका थिंग देखने को मिलेगा जिसमें कि जो डिवाइसेस है, जैसे कि हमारे लैपटॉप है, हमारे रेफ्रिजरेटर है, या फिर एयर कंडीशनर है, या फिर हमारा बल्ब है, सब कुछ जो है ना सारे डिवाइसेस आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे और ये एक कम्युनिकेशन तरीके का आपका होगा। तो यहाँ पे डिवाइसेस को जो है इंटरनेट से कनेक्ट करना है, वो भी अदर कनेक्टेड डिवाइसेस से, जिसमें कि सारे डेटा को यहाँ पे कलेक्ट कर सके और शेयर कर सके। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही जो टीवी चलाते हो ना, तो ये क्या है, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट हो गया। अब रिमोट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे Xiaomi वगैरह की भी टेलीविज़न आ रही है, मतलब LED स्क्रीन आ रही है, जिसमें कि आप लोग जो है अपने फ़ोन से ही उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। तो सैमसंग का भी है कि सैमसंग के फ़ोन से आप लोग, सैमसंग की टीवी है, LED है, तो उसको आप लोग ऑपरेट करो। तो ये आपका देखने को मिल रहा है, तो इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ मिशन थे। अब आइए IT एंड कंप्यूटर के सेक्टर में चलते हैं। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी में जो कर्व लगाया जा रहा था इसमें उसको लिफ्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि RBI जो अप्रैल 2018 में सर्कुलर बैनिंग रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक या NBFC है और ट्रेडिंग करने के लिए इनको रोका गया था कि करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में जो है बैंक और NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे इस क्रिप्टो करेंसी में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसको हटा लिया गया है। ऐसा नहीं है, अब बैंक और NBFC जो है इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है थोड़ा सा ये देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है ये समझिए। कोई जो है रिक्वेस्ट किया, मान लीजिए कि मैं एक ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट की, और ये जो रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन है मेरी, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी पीयर टू पीयर नेटवर्क में, और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है एक नोड्स के साथ ही कनेक्ट होंगे। ऐसे होगा, मान लीजिए ये A कोई यूज़र है, ये B है, ये C है, ये D है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो यहाँ पे जो है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सबके पास मेरी रिक्वेस्ट आएगी कि मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना चाहती हूँ। उसके बाद क्या होगा कि इस नोड से मुझे एक वैलिडेशन यहाँ पे पता चलेगा, मुझे एक वैलिडेशन यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि ठीक है मेरी स्टेटस जो है, यूज़र की स्टेटस जो है यहाँ पे वैलिडेट है। उसके बाद क्या होगा कि वेरीफाइड किया जाएगा ट्रांजैक्शन, यानी कि मैं कुछ पेमेंट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके, मान लीजिए कि बिटकॉइन में मैं पेमेंट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे पहले मेरे ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रेडी किया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पे वेरीफाइड कर ली जाएगी। एक बार अगर ऐसा उन लोग को लग गया कि हाँ मैं बिटकॉइन में जो ट्रांजैक्शन कर रही हूँ वो बिल्कुल ट्रू है, एक बार वेरीफाइड हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक नया ब्लॉक ऑफ डेटा जो है यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ये जो न्यू ब्लॉक है, फिर इसको जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, पहले वाला जो मेरा ट्रांजैक्शन था उसके साथ साथ एक न्यू ब्लॉक यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि मैं फिर से एक नया ट्रांजैक्शन की हूँ। तो इस तरीके से परमानेंट ये रह जाता है और ये अनअल्टरेबल रह जाता है, यानी कि फिर इसको हम लोग पहले का जो ट्रांजैक्शन है उसको अल्टर नहीं कर सकते, और इस हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। जस्ट आप लोग ऐसे ही देख सकते हो कि मान लीजिए कि आपने अमेज़ॉन में कुछ खरीदा है, ठीक है। तो कुछ खरीदते हो तो उसमें अगर आप लोग को कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती है, मान लीजिए मोबाइल आपको जो है सही नहीं मिला, उसमें कुछ ड्रॉबैक मिला, तो आप उसको रिटर्न कर देते हो, और रिटर्न कर देते हो तो आपका मनी भी रिटर्न हो जाता है। तो यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको क्रिप्टो करेंसी में नहीं देखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट आप ऐसे भी अमेज़ॉन से खरीदते हो जो कि रिटर्नेबल नहीं होता है, उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, तो उसको आपने खरीदा
और वो रिटर्न करने का नहीं हो गया, यानी क्या हो गया, वो आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब उसमें किसी भी तरीके का छेड़खानी नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या होगा कि वो एक ब्लॉक बन के रह जाता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम कुछ परचेस करते हो, फिर आप मोबाइल परचेस करते हो, तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम मोबाइल मिलता है तो वो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप उसको एक्सचेंज नहीं करना चाहते, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन किए फिर वो एक ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ब्लॉक के ऊपर जो है ये आपका फॉर्म होते जाता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसी कहने का मतलब है कि ये एक तरीके का मीडियम है, एक तरीके का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्रिएट किया गया, स्टोर किया गया इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी ब्लॉकचेन में इंक्रिप्शन टेक्निक को इस्तेमाल करके, जिससे कि जो मॉनिटरिंग यूनिट है ना उसको क्रिएट करने में यहाँ पे कंट्रोल कर सके और जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड है उसको वेरीफाई कर सके। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी मीन्स वर्चुअल करेंसी, जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गई। फेसबुक की यहाँ पे लिब्रा है, उन्होंने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया। तो ये जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है और जिस हिसाब से ये काम हो रहा है, इसको हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक डेटा जो है एक ब्लॉक के रूप में बन जाता है और फिर वो जो है एक दूसरे से जो है एक चेन के रूप में अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे काम जो होता है वो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तर्ज पे ही क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे काम होता है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी क्या हो गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसमें आप देखते हो कि जैसे रैंसम वेयर अटैक होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन वर्चुअल ट्रांजैक्शन करना होता है। तो वर्चुअल करेंसी में आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो तो बिटकॉइन आप देते हो, तो काइंड ऑफ क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया कि वो आपके डेटा को वापस से दे देते हो और आप उनके बदले उनको फिरौती दे देते हो, यानी कि बिटकॉइन दे देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है। बिटकॉइन जो है बेस्ट नोन एग्जाम्पल है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। इसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपको वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा, और इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हो, बट आप उसका अगर 500 रुपीज़ कहीं ऑनलाइन पे भी करते हो तो आप उसका जो है नोट भी आप अपने पास ले सकते हो, है कि नहीं? आपके पास वो फिजिकली नोट भी होगा, लेकिन बिटकॉइन का कोई ऐसा नोट नहीं होता, ये सिर्फ आपका नेटवर्क में ही एग्जिस्ट करता है। थर्ड है कि इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे आप क्लेम कर सकते हो 500 की रुपीज़, अगर आपको ट्रांजैक्शन आपने किया, कहीं आपका फंस गया अगर बीच में ट्रांजैक्शन, तो क्या होता है कि आप तुरंत दौड़ के अपने बैंक जाते हो कि आपकी ट्रांजैक्शन फंस गई, फिर वो देखते हैं और फिर उसके बाद आपको एश्योर करते हो कि ठीक है आपका पैसा कहीं डूबा नहीं, आपको मिल जाएगा। लेकिन बिटकॉइन में क्या है कि अगर आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन में अगर फंस गए या फिर किसी भी तरीके से आप घाटे में चले गए, लॉस हो गया आपका, जो है कुछ भी हो गया, तो आप किसको कंप्लेन करोगे? कोई इसका कंप्लेन करने के लिए कोई इसकी मम्मी डैडी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये वॉलेटाइल इन नेचर है, कभी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो ये सारे एक कुछ मेजर फैक्टर्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब समझते हैं कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी जो है एक टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी है जो कि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी यूज़ करके, क्रिप्टोग्राफी कहने का मतलब है कि सीक्रेट राइटिंग, छुप के यहाँ पे लिख करके जो है वो सिक्योरिटी और एंटी काउंटरफिट मेजर्स में जो है यहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि एक टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी है, ये ऑनलाइन करेंसी ही है। नॉर्मली आप देखोगे किसी भी यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इसको इशू नहीं किया जाता और गवर्नमेंट की इंटरफ्रेंस और मैनिपुलेशन से इसको छूट मिला हुआ है। जो कंट्रोल है हर एक क्रिप्टो करेंसी का, जो कि यहाँ पे काम करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ऑलरेडी मैं ब्लॉकचेन कई बार आपको समझा चुकी हूँ और अभी भी जो मैं समझा रही थी वो ब्लॉकचेन ही था, लेकिन मैं उसको क्रिप्टो करेंसी बार बार बोल दे रही थी। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बस क्या है, बिटकॉइन है, जो कि एक ऑनलाइन आपका वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। बहुत सारे बेनिफिट भी देखने को मिलता है क्रिप्टो करेंसी का। सबसे पहला क्या है कि इसका नकली आप नहीं कर सकते हो, फेक अकाउंट नहीं हो सकता, फेक अमाउंट नहीं यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे जो है 2000 के फेक नोट भी चलते हैं, 500 के भी फेक नोट चलते हैं, नकली नोट, तो बिटकॉइन का कभी नकली नहीं हो सकता। दिस इज़ द वन पॉजिटिव साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड है कि ये इसको कभी भी यूजुअली आप देखोगे कि ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लगता है क्रिप्टो करेंसी का, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज होता है उसमें किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लगता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो है ये यूज़ किया जाता है, जिससे कि इसकी फिनेंशियल सिस्टम में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इस तरीके से जो है क्रिप्टो करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, सिक्योर टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो कि यहाँ पे वर्चुअल करेंसी के लिए बनाया गया था, इनको यहाँ पे सुभाष चंद्र जो गर्ग है उनके द्वारा ये हेड किया जा रहा था, और उनके द्वारा एक बिल पास किया गया जो कि है बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019।
यहाँ पे क्या है कि ये प्रपोज किया गया है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है इंडिया में उसको बैन किया जाए, और एक यहाँ पे कानून होना चाहिए हमारे कंट्री में, कुछ फ़ाइन भी लगाना है, कुछ पेनल्टी भी लगाना है वैसे एक्टिविटीज़ में जो कि यहाँ पे इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में हो रही है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया गया है, लीगल टेंडर नहीं दिया गया, तो इसलिए इसको बैन भी किया करने की बात की जा रही थी इस तरीके के बिल से। इशू क्या क्या है, पॉजिटिव साइड तो देख लिए, नेगेटिव साइड और थोड़ी प्रॉब्लम भी बात देख लेते हैं। जो इशू है करेंसी का वो ये है इसका सॉवरेन फंक्शन। प्राइवेट एंटिटीज़ जो है करेंसी इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करने के लिए। जैसे कि आप देखते हो कि कई बार ये शेयर में जो है आपका ट्रेड भी किया जा रहा था, ट्रेडिंग भी हो रहा था इसका, तो यहाँ पे कई लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, यानी कि जो बिटकॉइन में यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, और कभी कभी जो है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ह्यूज भाग रहा था और कभी कभी बहुत ह्यूज जो है डाउन भी देखने को मिला, जिससे कि घाटा भी बहुत हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक और फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, डिमांड और सप्लाई होता है। तो डिमांड और सप्लाई में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसकी जो नेचर एनोनिमस है, तो यहाँ पे क्या है कि इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही वेल सूटेड है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ये ऑनलाइन करेंसी है और इलीगल एक्टिविटीज़ जो है सारे ऑनलाइन ही होते हैं। हम लोग डार्क नेट के बारे में पढ़ रहे थे। डार्क नेट जो है एक ऐसा वेबसाइट होता है जिसको कि आप लोग ईजिली एक्सेस नहीं कर सकते हो कोई भी सर्च इंजिन से, उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आपको लेनी होती है। तो उस तरीके के जो इतना हिडन आपका ऑनलाइन होता है, तो ये क्या होता है कि हम लोग बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हैं कोई भी ड्रग्स वगैरह परचेज करने के लिए। तो ऐसे में भी तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसका कोई डेटा हमारे पास तो रहेगा नहीं, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं रहेगा, तो फिर कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग में, टैक्स इवेजन में, ये सारे काम में ये जो बिटकॉइन है ये बहुत यूज़ हो रहा है। हाई रिस्क इन्वॉल्व भी है इन्वेस्टर्स के लिए जो भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी है। अब मैं अभी बताई ना कि अगर आप लोग लंबे समय से इसके साथ न्यूज़ में है, 2018 से जब से ये बिटकॉइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उस समय जो है ना काफ़ी ज़्यादा शेयर परचेज किया जा रहा था बिटकॉइन का, और बिटकॉइन की वैल्यू कभी बहुत ज़्यादा अप हो रही थी और कभी बहुत ज़्यादा डाउन भी हो रहा था। तो काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, बहुत नुकसान भी हुआ है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसके पास पोटेंशियल है कि पॉन्जी स्कीम में यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। पॉन्जी स्कीम एक तरीके का क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड है। पॉन्जी स्कीम कह सकते हैं कि जैसे फिर हेरा फेरी में नहीं था कि 1 का 2, 2 का 4 ऐसा वाला होगा, 4 का 8 हो जाएगा, तो उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि ये पॉन्जी स्कीम होती है जिसमें कि लोगों को ठगा जाता है कि आप मुझे 50,000 दो, 2 दिन में आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, वो वाली बात है। तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसेंट अगर कंसर्न देखें तो ये है कि जो हैक वगैरह है उससे भी इसको छूट है कि इस तरीके के जो करेंसी है उसको हैक भी नहीं कर सकते। हाई एनर्जी कंजप्शंस है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे इश्यूज़ है जिस पे कि बात किया जा रहा है। लैपटॉप में भी यूज़ करते हो, कहीं भी वाईफाई अगर लगा हुआ है, रूटर लगा हुआ है, तो रेलवे स्टेशन अगर आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि वाईफाई उनका होता है, तो वहाँ पे आप लोग के पास अगर टैब हो, लैपी हो, मोबाइल हो, तो आप लोग जो है वेरियस जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस है आप उसमें जो है आराम से यूज़ कर सकते हो, पॉइंट को एक्सेस कर सकते हो हार्डवेयर में। ठीक है, तो ये बहुत ही वाइड रेंज का वाईफाई होता है। टिपिकल रेंज अगर हम लोग स्टैंडर्ड वाईफाई का देखें तो ये 100 मीटर्स तक ही होता है ओपन एयर में। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 जो गीगाहर्ट्ज़ है यहाँ तक आपका ट्रांसमिट होता है। इसी के साथ हॉटस्पॉट भी है। आजकल आप लोग हॉटस्पॉट भी यूज़ करते हो, तुरंत चंद मिनटों में बोलते हो हॉटस्पॉट ओपन करना यार। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यही सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछती है साइंस में जो हम लोग डे टू डे इस्तेमाल करते हैं। एक हॉटस्पॉट एक फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे पीपल्स जो है ना इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि
अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग ना जाने कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में होंगे। मैं अगर आपसे बोलूँ कि मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, मेरी डेटा ख़त्म हो गई, प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोई भी हॉटस्पॉट ऑन करके मुझे यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट दे दो ना, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। ये क्या होता है कि फ़िज़िकल प्रेजेंस होना आपको मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप मेरे पास रहोगे, यहाँ सामने रहोगे, तो मुझे इंटरनेट की ज़रूरत होगी, तभी मैं आपको बोल सकती हूँ कि हॉटस्पॉट ऑन कर लेना। मैं यहाँ वाईफाई ऑन कर लूँगी, तो मैं आपके जो है इंटरनेट से डेटा को रिसीव करके अपनी इंटरनेट यहाँ पे चला सकती हूँ। तो ये क्या होता है कि फिजिकल लोकेशन, हॉटस्पॉट क्या होता है, एक फिजिकल लोकेशन होता है जहाँ को इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो आप अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन करोगे। मैं आपसे जो इंटरनेट लेने वाली हूँ, तो मैं अपने मोबाइल पे वाईफाई ऑन करूँगी। तो ये भी एक वाईफाई का ही मीडियम है, ठीक है। और ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो है ना, यहाँ पे आपका राउटर कनेक्टेड है, तो उसके थ्रू यहाँ पे हॉटस्पॉट से भी इंटरनेट आपका जो है यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो इनफ्लाइट वाईफाई है, ये कैसे वर्क करेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जा रहा है एयरप्लेन वाईफाई का। पहला क्या है, एयर टू ग्राउंड, यानी कि ऊपर से नीचे एयर टू ग्राउंड वाईफाई है। और दूसरा है सैटेलाइट वाईफाई बेस्ड है, एयर टू ग्राउंड, ठीक है। ये वैसे ही काम करेगा जैसे आपका सेलफोन काम करता है। एयरप्लेन जो है, इसमें आपका एक एंटीना होगा, लोकेट होगा, और वो भी इनकी बॉडी में, यानी कि जो एरोप्लेन होता है उसके बॉडी में कहीं एंटीना होगा, जिससे कि ये जो है ना, जितने भी सेल टावर है ग्राउंड में, जिससे कि हम लोग अभी अपना मोबाइल में नेटवर्क देखते हैं, तो उस तरीके से क्या होगा कि ये अभी जो ये नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, ये टावर से ही आपका ज़मीन में प्रोवाइड किया जाता है, अर्थ में रहते हैं। तो इसी नेटवर्क के थ्रू जो है, जहाँ जहाँ से एरोप्लेन पास होते जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क है, तो ये जो आपका एरोप्लेन है, ये अगर पास होते जा रहा है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि ऐसा एरोप्लेन है ठीक है। अब मैं इतना चित्रकारी तो नहीं कर सकती ना। मान लीजिए कि यहाँ से पार हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये आपका टावर लगा हुआ है, तो यहाँ का ये टावर से जो है इंटरनेट मिल जाएगा। आप इस एयरप्लेन में बैठे हो, ठीक है, जस्ट इमेजिन। फिर आप यहाँ जा रहे हो, और फिर आपको जो है यहाँ पे जो आपका लगा हुआ है इंटरनेट, ये जो ग्रिड लगा हुआ है, इससे आपको इंटरनेट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप आगे जा रहे हो, तो इस वाले कनेक्शन से आपको यहाँ पे इंटरनेट मिलेगा। तो बस आप लोग जहाँ पे भी हो, जस्ट इमेजिन कि आप लबासना जा रहे हो, और इस तरीके से आप जा रहे हो, जिससे कि आप लोग जो है आराम से जो है मैसेज टेक्सटिंग वगैरह फ्रेंड को बताते हुए जा रहे हो, आराम से इंटरनेट यूज़ करते हुए जा रहे हो। और ये आपका जो है कैसे होगा, तो ग्राउंड में जो आपका यहाँ लगा हुआ है ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उसी के थ्रू जो है, सेल टावर जो लगा हुआ है, उसी के थ्रू आपको जो है इंटरनेट मिलते रहेगा। ये जो एयरप्लेन है, ये हॉटस्पॉट बन जाएगा, तो पैसेंजर जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। और ये सिस्टम जो है काम नहीं कर सकता जब प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ वाटर, यानी कि अब तो आप समझ गए कि ये जब लैंड से पास होगा तभी आपको यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। अब जब आप वाटर बॉडी से पास हो गए, मान लो इंडियन ओशन को क्रॉस कर रहे हो, या फिर आप लोग पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर रहे हो, तब तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम बस एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि आपका एयर टू ग्राउंड वाईफाई सिस्टम में है, ठीक है। अब सेकंड जो है, ये सैटेलाइट बेस्ड वाईफाई सिस्टम मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, एक तो आपका ये एरोप्लेन है, आपको यहाँ नीचे से तो मिल रहा है जितने भी यहाँ पे सेल टावर है। अब आपका ऊपर भी स्काई में जो है ना, यहाँ पे आपका सैटेलाइट भेजा जाएगा, सैटेलाइट के थ्रू भी यहाँ पे जो है वाईफाई को कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क जो है आपका ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का, ये अलाउ करेगा कनेक्शन के लिए। इन्फॉर्मेशन जो है ये आपका ग्राउंड और जो प्लेन है, इसमें आपका पहुँचेगा, इसके बीच में, वो भी सैटेलाइट के थ्रू। तो सैटेलाइट को यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन के साथ लिंक किया जाएगा, और जो एयरप्लेन है ना, वो यहाँ पे सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा, और वो भी सैटेलाइट एंटीना का इस्तेमाल करते हुए, जो कि यहाँ पे फ्यूजलेस के ऊपर होगा। जैसे कि एरोप्लेन है ना, तो इसमें एक एंटीना आप लगाया जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक एंटीना तो है जो कि यहाँ पे ग्राउंड में जो सेल टावर है उसको, उससे इंटरनेट कैच करेगा, और एक एंटीना जो है वो यहाँ पे सैटेलाइट से जो है वो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। वाईफाई सिग्नल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लेन पैसेंजर्स को, वो भी बोर्ड जो यहाँ पे बोर्ड जो राउटर है उसके थ्रू जितने भी पैसेंजर होंगे उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और प्लेन के द्वारा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जो भी सैटेलाइट नियरेस्ट है, यानी कि जहाँ से भी आप क्रॉस कर रहे हो, वहाँ से आपके अगल बगल जो भी सैटेलाइट होंगे उसके थ्रू आपको वहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। सैटेलाइट वाईफाई अगर हम लोग देखें तो दो डिफरेंट बैंडविड्थ में भी है, एक तो नैरो बैंडविड्थ है, एक ब्रॉड बैंड है। तो दोनों में जो है ना, पैसेंजर को अलाउ किया जाएगा कि वो फुल इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही नैरो ऑप्शन के साथ कि वो लेस सूटेबल है स्ट्रीमिंग मूवी करने के लिए, यानी कि आप लोग जो है डाउनलोड करके देख सकते हो, डाउनलोड वगैरह सर्फिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपका कि स्ट्रीम करके जो आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, तो वो करने में आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अब आराम से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये फंक्शन कैसे करेगा ये आपको पता होना चाहिए, फाइन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के ऊपर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
इंडिया जो है, इंडिया के पास आप देखोगे कि 14 न्यू सुपर कंप्यूटर यहाँ पे मिला है, वो भी इस मिशन के अंदर। अब सुपर कंप्यूटर किसको बोला जाता है ये समझ लेते हैं भाई। अब तक तो हम लोग ने कंप्यूटर ही यूज़ किया है, सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक तरीके का कंप्यूटर है जिसमें कि हाई लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर के कंपैरिजन में देखें। ये जो परफॉर्मेंस है सुपर कंप्यूटर का कॉमनली किस में मेजर्ड होता है? तो ये आपका फ्लॉप्स में होता है। फ्लॉप्स कहने का मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, इसके थ्रू जो है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर में काम होता है, इसके परफॉर्मेंस होते हैं। अगर मेमोरी की बात करें यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का, तो ये 25 आप देख सकते हो कि 2,50,000 यहाँ पे टाइम्स जो है ये यूजुअल कंप्यूटर से ज़्यादा है। एप्लीकेशन एरिया अगर देखें तो यहाँ पे क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, एटॉमिक एनर्जी में, साथ ही साथ सिमुलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस मैनेजमेंट, साइबर फिजिकल जो यहाँ पे सिस्टम है, बिग डेटा एनालिटिक में। तो कहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, यही बस आपको पूछना रह गया है। बाकी सुपर कंप्यूटर एकदम सुपर से मीन्स कहते हैं ना, ये सुपर से भी ऊपर वाला ये आपका कंप्यूटर है, तो इसमें सारा काम हो पाएगा। लेकिन इस मिशन के बारे में समझिए। ये मिशन आपका लॉन्च किया गया था 2015 में, जिसमें कि हमारे यहाँ जो नेशनल एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको यहाँ पे एम्पावर करने के लिए। तो ये कैसे एम्पावर होगा? जब हमारे यहाँ एकदम शक्तिशाली कंप्यूटिंग ग्रिड यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी देखने को मिलेगा। अब इसमें अगर इस मिशन के अंदर देखें तो क्या क्या है? सबसे पहला क्या है कि हमें यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क इंस्टॉल करना होगा, जिसमें कि कैपेसिटी कितना है? तो 45 यहाँ पे पीएफ है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन सारे सुपर कंप्यूटर को हम लोग को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के साथ जो है इसमें कनेक्ट करना होगा। और नेशनल सुपर कंप्यूटर अगर मिशन की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे सीडैक भी है, आईआईएससी भी है। अगर इस मिशन के अंदर देखें तो परम शिवाय है। परम शिवाय हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि यहाँ पे असेंबल किया गया है, और ये हमारे ही द्वारा बनाया गया, यानी कि आईआईटी जो बीएचयू है इसके ही द्वारा यहाँ पे बनाया गया है परम शिवाय। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज़ परम शिवाय? तो परम शिवाय इज सुपर कंप्यूटिंग। परम शक्ति और परम प्रभा भी है जो कि यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो चुका है आईआईटी खड़गपुर और यहाँ पे पुणे में। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ टोटल 20 है, जो कि हम लोग टोटल 14 है, जिसमें से 3 आपका वर्किंग है। एक तो यहाँ पे आपका परम शक्ति है और साथ ही साथ जो है परम ब्रह्म है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, परम शक्ति कहाँ है? तो आईआईटी खड़गपुर, और परम ब्रह्मा का है तो ये पुणे में है। और यहाँ पे आपका परम शिवाय जो है ये आईआईटी बीएचयू से ही इसको इंस्टॉल किया गया है। तो तीनों का ध्यान रखना है, मे बी मैच द फॉलोइंग में आ सके। अब आते कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कहा जा रहा है टॉप 500 प्रोजेक्ट, तो इसको 1993 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे जो 500 मोस्ट पावरफुल प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे रैंक किया जाएगा, और इसमें अपडेटेड लिस्ट भी रखा गया है सुपर कंप्यूटर का, जो कि यहाँ पे पब्लिश किया जाता है ट्वाइस ए ईयर। करेंटली अगर देखें तो चाइना के द्वारा इस लिस्ट में डोमिनेट किया जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? तो चाइना के पास है, जो कि 229 देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर पर कौन है? यूएसए। और अगर जापान की हम लोग फुगाकू सुपर कंप्यूटर देखें तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल है।